नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजन अकेडमी में। मेरा नाम विशाल और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम स्टैटिक जनरल नॉलेज से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखने वाले हैं। दोस्तों यदि आप खंड शिक्षा अधिकारी, लेखपाल परीक्षा, सुपर टेट, एसएससी या किसी भी अन्य परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आज का वीडियो जो होने वाला है आप लोगों के बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं जो कि जनरल नॉलेज के होने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो ज़रूर पूरा वीडियो देखिएगा आप। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रश्न के साथ में। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा किस हिंदी शब्द को वर्ष 2018 का हिंदी शब्द चुना गया था? स्वच्छ, नारी शक्ति, आरोग्य या नव भारत? इसका सही जवाब है दोस्तों वह है ऑप्शन बी, नारी शक्ति शब्द को दोस्तों 2018 ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा चुना गया था हिंदी शब्द के रूप में। ठीक है, और दोस्तों वहीं पे जान लेते हैं 2019 में किस शब्द को वर्ष 2019 का हिंदी शब्द चुना गया था ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा। तो वो शब्द था संविधान। ठीक है, वो शब्द था संविधान। तो संविधान शब्द को चुना गया था 2019 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1336 से लेकर 1356 की अवधि के लिए विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले हरिहर राया किस वंश के थे? आपको दोस्तों यहाँ बताना है कि 1336 से लेकर 1356 की अवधि तक विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले हरिहर राया किस वंश के थे? संगम राजवंश, सलूव वंश, तुलुव वंश या अरविंदु वंश? इसका सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन ए, संगम राजवंश। तो देखिए हरिहर राया जो थे ये संगम राजवंश के थे और इन्होंने स्थापना की थी संगम राजवंश की। एक्चुअल में देखिए दोस्तों संगम जो वंश था ये 14वीं शताब्दी में दो भाइयों द्वारा स्थापित किया गया था। विजयनगर साम्राज्य पर एक वंश था ये, हरिहर प्रथम और बुक्का राया प्रथम। हरिहर प्रथम को दोस्तों हरिहर वीरा हरिहर के नाम से भी जाना जाता है और हक्का राया के नाम से भी जाना जाता है। तो हरिहर राया प्रथम जो थे इन्होंने 1336 से लेकर 1356 तक राज किया था और उसके बाद में उनके भाई बुक्का राया प्रथम ने 1356 से लेकर 1377 तक राज किया था। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य जो था ये एक्चुअल में 4 राजवंशों को मिलाकर बना हुआ था, जिसमें संगम वंश, सलूव वंश, तुलुव वंश और अरविंदु वंश था। ठीक है, और राजा कृष्ण देवराय जिनका जिक्र हमेशा हमको देखने को मिलता है, तो राजा कृष्ण देवराय जो थे ये एक्चुअल में तुलुव वंश से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द ट्रेसेस ऑफ द जनपद्स एंड महाजनपद्स आर फाउंड इन, यानी दोस्तों जनपद और महाजनपद के निशान कहाँ पाए जाते हैं? वैदिक पाठ में, बुद्ध पाठ में, जैन पाठ में या उपयुक्त सभी में? इसका सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन डी। ये यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, ये एक्चुअल में ऑप्शन डी है। उपयुक्त सभी में दोस्तों जनपद और महाजनपद का उल्लेख पाया जाता है। दोस्तों देखिए महाजनपद जो थे ये प्राचीन भारत के 16 राज्यों की इकाई थे जिनको मिलाकर महाजनपद बना हुआ था, जो कि 1600 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईसा पूर्व तक था। और दोस्तों वहीं पे जो जनपद था ये प्राचीन भारत में ये भी 16 राज्यों को मिलाकर एक इकाई थी। और दोस्तों ये जो था ये 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक था। और ये दोस्तों जो जनपद था ये बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक इकाई थी एक्चुअल में। ठीक है, और महाजनपद और जनपद का उल्लेख जो है ये हमें वैदिक, बौद्ध और जैन ग्रंथों को मिलाकर मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौशल की राजधानी थी? श्रवस्ती, शुक्तिमती, कौशाम्बी या इंद्रप्रस्थ? इसका सही जवाब है वह ऑप्शन ए, श्रवस्ती। दोस्तों श्रवस्ती जो था ये कौशल राजवंश की राजधानी थी और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को चलिए जान लेते हैं। देखिए दोस्तों कौशल जो था ये प्राचीन भारत का 16 महाजनपदों में से एक था। इसका क्षेत्र आधुनिक गोरखपुर के पास था और इसका प्रथम जो राजधानी थी वह साकेत था, जो कि वर्तमान में अभी अयोध्या के नाम से जाना जाता है। और इसका द्वितीय राजधानी जो था वो श्रवस्ती था। ठीक है, 4वीं सदी ईसा पूर्व में मगध ने इस पर अपना अधिकार लिया था और गोंडा के समीप सेठमेठ में आज भी इसके अवशेष जो कि टूटे फूटे वस्तुओं के रूप में मिलते रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चंपा प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? आपको यहाँ बताना है चंपा जो महाजनपद में से एक था इसका राजधानी क्या था? अंग, मगध, वाजी या काशी? इसका सही जवाब है वह ऑप्शन ए, अंग। ठीक है दोस्तों देखिए अंग जो था ये प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। इसका सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो अथर्ववेद में हमको मिलता है और अंग पर मगध ने विजय प्राप्त की थी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडो ग्रीक राजा मेनांडर के राज्य की राजधानी क्या थी?
इसका जवाब है दोस्तों, इसका सही जवाब है वह है सकल, और जिसको हम सियालकोट के नाम से भी जानते हैं और जो कि अभी पंजाब में है। ठीक है दोस्तों, देखिए जो मेनेंडर था इसको मिलिंडा के रूप में भी जाना जाता है, और जिसने 156 से लेकर 145 ईसा पूर्व तक शासन किया था। मिलिंद पानो एक पाली ग्रंथ है जिसके अनुसार मेनेंडर ने नागसेन के मार्गदर्शन में बौद्ध धर्म को भी स्वीकारा था बाद में, अंत में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रुद्रदामन प्रथम किस वंश का प्रसिद्ध शासक था? इसका सही जवाब है शाक डायनेस्टी, यानी कि शाक वंश के ये रूलर थे एक्चुअल में। और दोस्तों रुद्रदामन जो प्रथम थे, इन्होंने 130 से लेकर 150 ईस्वी तक शासन किया था। उन्होंने काठियावाड़ क्षेत्र में सुदर्शन झील की मरम्मत भी करवाई थी, और उन्होंने सतवाहन पर 2 बार विजय भी प्राप्त की थी। दोस्तों रुद्रदामन प्रथम जो थे ये शाक वंश के एकमात्र ऐसे राजा थे जिन्होंने सतवाहन पर 2 बार विजय प्राप्त की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुषाणों के किस राजा ने 78 ईस्वी में शक युग शुरू किया था? तो इसका सही जवाब है दोस्तों वह है कनिष्क। कनिष्क राजा ने, कुषाणों के वे राजा थे जिन्होंने शक युग की शुरुआत की थी। और दोस्तों देखिए जो कुषाण के राजा कनिष्क थे, इनके शासन काल में ही जो कि गोल्ड कॉइन यानी कि स्वर्ण सिक्कों का जो प्रचलन था वो सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ था। और कनिष्क वे राजा ही थे दोस्तों जिनके शाही दरबार में सबसे प्रसिद्ध विद्वान जैसे कि पार्श्व, वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन, चरक और मथारा पाए गए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कण्व वंश की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब है दोस्तों वह है वसुदेव ने। वसुदेव ने 73 एडी में कण्व वंश की स्थापना की थी। देखिए दोस्तों जो देवभूति सुंग वंश के अंतिम शासक थे, सुंग वंश के अंतिम शासक कौन थे ये भी आप जान लीजिए, देवभूति थे। तो इनकी दोस्तों हत्या कर दी थी उनके मंत्री वासुदेव ने। वासुदेव ने उनकी हत्या कर दी थी जो एक्चुअल मंत्री थे उनके, और उन्होंने फिर कण्व वंश की स्थापना की बाद में जाके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिमुक ने किस राजवंश की स्थापना की थी? दोस्तों सिमुक ने सतवाहन राजवंश की स्थापना की थी, और सिमुक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी वो जान लेते हैं। देखिए दोस्तों जो सिमुक थे इन्होंने 60 से लेकर 37 ईसा पूर्व तक शासन किया था। और सतवाहन जो वंश था इसको अंधरा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सतवाहन को अंधरा राजवंश के नाम से भी जाना जाता है। और सतवाहन को दोस्तों इक्ष्वाकुओं ने 30वीं शताब्दी ईस्वी में प्राप्त किया था और इनको हराया था। और दोस्तों जो कन्हेरी और कार्ले की गुफाएं जो हमको देखने को मिली, जो कि बहुत ही फेमस गुफाएं हैं एक्चुअल में, कन्हेरी और कार्ले की जो गुफाएं हैं ये इनके शासन काल के दौरान ही बनाया गया था, जो कि चट्टानों को काट कर बनाया गया था। और दोस्तों सतवाहन की आधिकारिक जो भाषा थी वो प्राकृत थी। ठीक है, प्राकृत उनकी आधिकारिक भाषा थी। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे देखिए जो सतवाहन के समय में जो सबसे प्रसिद्ध जो राजा थे वे थे गौतमी पुत्र सतकर्णी। ठीक है, गौतमी पुत्र सतकर्णी जो थे ये सतवाहनों के सबसे प्रसिद्ध राजा थे। और दोस्तों गौतमी पुत्र सतकर्णी के अंतर्गत सतवाहन का जो साम्राज्य था वो अनुमानित सीमा से ज़्यादा बढ़ चुका था। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो सीमा बढ़ी थी सतवाहनों की वे गौतमी पुत्र सतकर्णी के शासनकाल के दौरान ही बढ़ी थी, जो कि 124 एडी के आसपास में था। और दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं महाराष्ट्र के कुछ भाग थे यहाँ पे, जो कि महाराष्ट्र के कुछ भाग नहीं, महाराष्ट्र के पूरे ही भाग थे। और यहाँ पे गुजरात के कुछ भाग थे, कुछ भाग मध्य प्रदेश के थे और कुछ भाग आंध्र प्रदेश के भी थे। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो बढ़ी थी जो सीमा वो थे गौतमी पुत्र सतकर्णी के समय में सतवाहन वंश का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पांड्यों की राजधानी मदुराई किसके लिए प्रसिद्ध थी? दोस्तों पांड्यों की जो राजधानी मदुराई थी ये मोतियों के लिए प्रसिद्ध थी, मोती बिक्री के लिए दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थी पांड्यों की राजधानी मदुराई। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। चोल वंश की राजधानी क्या थी? चोल वंश की राजधानी दोस्तों कावेरी पट्टनम थी, और जिसको पुहार नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों देखिए चोल जो साम्राज्य था इसको चोला मंडलम के नाम से भी जाना जाता है, जो कि पेन्नार और वेलार नदियों के बीच स्थित था। ठीक है, तो चोल साम्राज्य को दोस्तों चोला मंडलम के नाम से भी जाना जाता है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चेरा वंश की राजधानी क्या थी? चेरा वंश की राजधानी थी वंजी, जो कि अब केरला में है। ठीक है, गुप्त काल में पहला राजा कौन था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि प्राप्त की थी? इसका सही जवाब है दोस्तों वह है चंद्रगुप्त प्रथम। दोस्तों देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त प्रथम के बीच में। चंद्रगुप्त जो प्रथम थे दोस्तों ये सबसे प्रसिद्ध राजा थे एक्चुअल गुप्त काल के समय में, और ये वो राजा थे जिसने महाराजा धीराज की उपाधि प्राप्त की थी। और दोस्तों इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी वो चले जान लेते हैं। देखिए दोस्तों
चंद्रगुप्त जो प्रथम थे, इन्होंने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए लिचावी की एक राजकुमारी के साथ में शादी की थी और मगध, प्रयाग, साकेत पर इन्होंने अपना अधिकार को स्थापित किया था। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, मगध की जो राजधानी थी वो था पाटलिपुत्र। यहाँ पे पाटलिपुत्र मगध की राजधानी थी। यहाँ पे किसने नालंदा महाविहार की स्थापना की थी, जो कि शिक्षा के एक महान केंद्र के रूप में विकसित हुआ था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है वह कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम जो थे दोस्तों, ये गुप्त डायनेस्टी यानी कि गुप्त वंश के एक राजा थे, जिसने नालंदा महाविहार जो कि बिहार पटना में है, इसकी स्थापना की थी। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों ये थे हमारे कुल मिला के 15 प्रश्न जो कि जीके संबंधित है। यदि आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, या दोस्तों इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में आप जो लिंक है उस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को। और दोस्तों और भी ऐसे वीडियोज़ के लिए हमको सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए और नोटिफिकेशन बटन दबा दीजिए। और दोस्तों फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि पर भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।